बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 4 गैसेस का लेक्चर नंबर 4 है। आज का जो टॉपिक है वो आइडियल गैस इक्वेशन पे है। आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले आइडियल गैस है क्या? आइडियल गैस है क्या? आइडियल गैस वो गैस है जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तमाम एजम्पशंस को, तमाम पास्चुलेट को क्या करे, फॉलो करे। ठीक, उसके बताई हुई पास्चुलेट्स पे, रूल्स पे वो पूरा उतरे, उसको क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं। ठीक, तो आइडियल गैस का एग्जाम्पल ऐसा हो गया जैसे कि मोमिन। मोमिन जो कि अल्लाह ताला के डिफाइन रूल्स पे जो है पूरा उतरे, सही, उसको क्या कहते हैं? मोमिन कहते हैं। इसी तरह आइडियल गैस भी वो गैस है जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तमाम बताई हुई पास्चुलेट्स पे पूरा उतरे, उसको क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन अब क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन वो इक्वेशन जो कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस को क्या करे, रिलेट करे, आपस में क्या करे, रिलेट करे। उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, सही। अच्छा, अब डिराइवेशन ऑफ व्हाट? आइडियल गैस इक्वेशन। इसको डिराइव करते हैं। क्या हमने ऊपर पढ़ा इस स्लाइड में? इस स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि आइडियल गैस इक्वेशन वो इक्वेशन है जो कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को आपस में रिलेट कर दे। तो वो इक्वेशन कौन सा है? तो अब उस इक्वेशन की डेरिवेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन तीन गैस के जो लाज है उनके कॉम्बिनेशन से आया है, ठीक है। तो फर्स्ट गैस की ला क्या है? बॉयल्स ला है। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कांस्टेंट मोल और टेम्परेचर पे। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स ला। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रोस ला। तो जब हम ये तीनों इक्वेशन कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है, V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो हमने एक कांस्टेंट लगाना होगा और इक्वलिटी का साइन लगाना है। अब वो कांस्टेंट है क्या? तो वो कांस्टेंट है आर। और आर क्या चीज है? आर हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसको भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो हर उस कांस्टेंट को कहते हैं जो कि प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो फिर उसके अलग अलग नेम होते हैं फिर उन कांस्टेंट की। तो इस कांस्टेंट का क्या नाम है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बहुत सारे हैं लेकिन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सिर्फ क्या है? आर है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। जब हम इस ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, जब ये पी हम इधर लेके जाते हैं, सही, तो ये पी वी बन जाता है। और ये एन पहले लेके आते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो ये एन आर टी बन जाता है। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन बन जाता है। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ठीक। अच्छा, तो ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन का। इसका एक और फॉर्म भी अब हम डिस्कस करेंगे, सही। सो पी वी इक्वल टू एन आर टी को हम कौन सा इक्वेशन कहते हैं? इसको हम रिमेंबर जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, जनरल गैस मतलब ये तमाम गैसेस के लिए है, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन के लिए नहीं है, ठीक है, तमाम आइडियल गैसेस के लिए है। और इसको गैस ला भी कहते हैं, जनरल गैस ला भी इसको कहते हैं। इसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाता है, ठीक है, इसका रीअरेंज फॉर्म। क्योंकि अब हम फोकस करते हैं इस आर को।
आर को फोकस करते तो आर ने हमने आर को एक साइड पे छोड़ा, सही। ये एन नीचे भी लिख सकते हैं और ये एन इसके साथ भी लिख सकते हैं। हमारे केपी बुक में चूंकि इस साइड पे लिखा गया है आर के साथ, तो इसीलिए मैंने भी आर के साथ रखा है ताकि आप लोगों को बुक रीड करने में क्या हो, आसानी हो, सही। अच्छा, तो ये एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो स्टैंडर्ड मोल्स कितने होते हैं, स्टैंडर्ड मोल हम किसी भी गैस के लिए कितने लेते हैं, 1 लेते हैं। तो जब एन हमारे पास 1 हो तो ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन बन जाता है, ये इक्वेशन जाके ये इक्वेशन बन जाता है, दे पीवी बाई टी इज इक्वल टू आर। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का रेशो अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिवाइड किया जाए, एक ही गैसियस सिस्टम है, हमारे पास एक गैस है इसके अंदर, ठीक। और हम इस जो अंदर गैस है, इसके अंदर गैस है, अगर हम इसका क्या क्या चेंज कर दे, अगर हम टेम्परेचर भी चेंज कर दे और प्रेशर भी चेंज कर दे तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, तो इससे एक दूसरा सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। इससे ये गैस का सिस्टम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अंदर अब भी गैस है, वही गैस है, मास सेम है, मास क्या है, सेम है। फर्ज कर ली इधर भी 1 मोल था, इधर भी 1 मोल था। तो जब हम इस साइड का ये जो फर्स्ट इनिशियल स्टेट है, ठीक, बल्कि ये बातें आप लोग नीचे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पी इक्वल टू पी वी बाई टी इक्वल टू आर, इसकी मीनिंग क्या है, तो इसकी मीनिंग मैंने स्टार्ट की है लेकिन लिखाई नीचे है, ठीक है। तो फॉर इनिशियल स्टेट ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, जब प्रेशर क्या हो P1, लेट सपोज इस पे P1 प्रेशर है, जब वॉल्यूम V1 हो, इसका वॉल्यूम लेट सपोज V1 है, और जब टेम्परेचर क्या हो T1, इसका टेम्परेचर हो T1 है, तो इसको क्या कहते हैं, फॉर इनिशियल स्टेट। तो हम इधर क्या लगाएंगे, 1 1 एंड 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 बाई T1 इज इक्वल टू आर, सही। अब जब हम दूसरे स्टेट में चले गए तो हमारे पास प्रेशर भी चेंज होगा, P2 होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, V2 होगा, और टेम्परेचर भी चेंज होगा, T2 बन जाएगा। तो फिर जब हम लिखते हैं P2 V2 बाई T2, तो इसका आंसर और ये पहले वाले का आंसर असल में सेम आते हैं, क्या आते हैं, सेम आंसर आते हैं। तो ये भी आर के बराबर हो गया। तो जब दोनों का राइट साइड इक्वल आता है तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट आंसर आता है हमेशा। जिस तरह हमने हमने पीवी का प्रोडक्ट लिया था, कांस्टेंट आ रहा था, जिस तरह हमने वी बाई टी कांस्टेंट आ रहा था, जिस तरह हमारे पास एन बाई वी कांस्टेंट आ रहा था, इसी तरह ये भी कांस्टेंट कांस्टेंट आंसर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, और इसको क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ व्हाट हो, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन का एक दूसरा फॉर्म बना। ये कब यूज होगा ये फॉर्म, ये इसी हालत में यूज होगा जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में चला जाए और उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए, प्रेशर भी चेंज, वॉल्यूम भी चेंज, टेम्परेचर भी चेंज, सारी चीजें एक टाइम पे चेंज होंगे, ठीक है। तो गौर से सुनिए, जब सारी चीजें एक टाइम पे चेंज होंगे, मतलब टेम्परेचर भी चेंज हुआ, प्रेशर भी चेंज हुआ, तो ये तो साइमल्टेनियसली बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों अप्लाई हो गए। इसीलिए हमने इन लॉस को इसलिए कंबाइन किया कि अगर कहीं पे इस इक्वेशन में हमने इन लॉस को इसलिए कंबाइन किया, ठीक है। तो ये अब इसके अप्लाइड साइड है, इसको आप लोग गौर से सुन ले। हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली है, आज इसको अप्लाई करना है, ठीक है। और ये चैप्टर के हर चैप्टर का ये ब्यूटी होती है कि स्टार्ट में आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करता है, आपको आपका फाउंडेशन जो है बनाता है, और एंड में फिर उसका अप्लाइड साइड आता है कि अब इस सिस्टम को आपने मुआशरे में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। यूनिवर्स में, वर्ल्ड में, ठीक है, रूम में, आपने लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करना है। तो जब हमारे पास एक ही गैसियस सिस्टम हो और उस पर क्या टेम्परेचर भी बढ़ जाए और प्रेशर भी कम या ज्यादा हो जाए, ठीक, कोई भी चेंज आ जाए, साइमल्टेनियस दो चेंजेस आ जाए, तो फिर हम इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, सही है। तो जब भी आपके पास, तो इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं, हमारे बुक के एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 4.2। अच्छा, तो अब आप लोग देख ले, जब भी आप लोगों को इस तरह का डेटा मिले,
जिसमें चेंजेस ज्यादा हो, तो आप लोग फौरन इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, ये जो लास्ट वन है। सही। अच्छा, तो जब हमारे पास वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 750 सेंटीमीटर क्यूब, और इनिशियल प्रेशर कितना है 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सी। रिमेंबर, इस इक्वेशन में चूंकि दो दो दफा, चलो मैं पहले इसको फिनिश कर दो, और ये हीटेड किया गया, इस सिस्टम को हीट किया गया। ठीक, जब वॉल्यूम कितना बना, इतना हीट किया गया कि वॉल्यूम 750 से 2000 सेंटीमीटर क्यूब बना, और प्रेशर 300 से 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बना। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ये कितने तक हीट किया गया है। अब इसमें आप लोग ये एहतियात आप लोगों ने करनी है। फॉर्चुनेटली जो P1 का यूनिट है और जो P2 का यूनिट है वो सेम है, फॉर्चुनेटली सेम है, तो जरूरत नहीं है यूनिट को चेंज करने का। अगर कहीं पे ये यूनिट एटीएम में होता, ये यूनिट किस में होता, एटीएम में होता, फर्ज कर ले, ठीक है, किस में होता, ए टी एम में, और ये दूसरा यूनिट किस में होता, ये दूसरा यूनिट मिलीमीटर ऑफ मरकरी में होता, तो हमने या तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी को एटीएम में चेंज करना होता, या एटीएम को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में चेंज करना होता। ठीक है, और उसका रिलेशन 760 से मल्टीप्लाई करने पे आता है या डिवाइड करने पे आता है। सही। इसी तरह अब हमारे पास एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, और उस पर हमने लास्ट लेक्चर लिया था। ठीक है, ये हमेशा कैपिटल टी में कन्वर्ट करना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी इसको कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं, केल्विन टेम्परेचर भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी तीन नेम हो गए, केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, तो ये 50 डिग्री सी, कभी भी 50 डिग्री सी नहीं लगाना है, बल्कि इसको चेंज करना होगा 273, इसके साथ प्लस करना है, तो ये केल्विन में आ गया, तो हमारे पास T1 भी नून हो गया। सही। तो T2 बाय डिफॉल्ट किस चीज में आ जाएगा, T2 खुद ब खुद केल्विन में आ जाएगा। तो फार्मूले की तरफ आ जाइए, हमसे मांगा क्या है कि कितने टेम्परेचर तक ये हीट किया गया, फाइनल टेम्परेचर बताइए। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर पे अब आप लोग फोकस कर ले। फाइनल टेम्परेचर का मतलब है T2, तो जब हम हमें हमसे मांगा क्या है, T2 मांगा है, तो ये T2 हम इस साइड पे ले जाएंगे, तो देखो ये T2 हम इस साइड पे लेके आए हैं। सही। T2, तो ये रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म इख्तियार कर लेता है। ठीक है, P2 V2 T1 P1 V1, तो अपने अपनी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन भी अराइज होता है, ये हमारे पास केल्विन में आंसर आ गया, तो हमारे पास शुरू में केल्विन कितना था, T1 केल्विन में कितना बना था 323 केल्विन। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है, इससे रिलेवेंट बात यह है कि कितना राइज टेम्परेचर में आया है। तो अगर कहीं पे राइज एंड टेम्परेचर का पूछा हो, एक तो यह है कि फाइनल टेम्परेचर कितना है। ठीक है, आप लोग देख ले, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, अगर इस फाइनल की जगह क्या आता, लेट सपोज राइज आता, राइज इन टेम्परेचर आता, ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं, लेट सपोज ऐसे आता, राइज इन टेम्परेचर कितना है, तो ये डिफरेंस की बात हो रही है फिर, राइज इन टेम्परेचर। तो रिमेंबर, राइज इन टेम्परेचर के लिए भी, राइज इन टेम्परेचर के लिए भी यही फार्मूला है, एक्स्ट्रा एक और स्टेप है, यही फार्मूला राइज एंड टेम्परेचर के लिए भी है। आप लोग पहले T2 फाइंड आउट करेंगे, और फिर आप लोग लिखेंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है, तो इधर से हमारे पास ये आंसर भी अभी हमें मिलेगा, ये आंसर भी हमें मिलेगा कि राइज इन टेम्परेचर कितना है, जब हम 2010 केल्विन से 322 केल्विन को माइनस कर दे। सही, तो हमारे पास राइज इन टेम्परेचर भी आ जाएगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक, तो लोअर लेवल पे, मतलब FSC लेवल पे हमारे पास इसके 7 एप्लीकेशन है। कितने एप्लीकेशंस है, 7, 5 हमारी बुक में गिवन है।
5, शुरू के 5 हमारी बुक में गिवन है और ये लास्ट 2 भी इतनी मुश्किल नहीं है मतलब, ठीक है। तो 1 बाय 1 में रीड करता हूं पहले। 7 एप्लीकेशन इसके। नंबर फर्स्ट, वैल्यू ऑफ आर, ये जो आर की वैल्यू है वो अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं की है। एट व्हाट, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। सिमिलरली वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल में क्या यूनिट है। इसी तरह कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, इसी तरह कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, कंसंट्रेशन ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस। देखो मास और मोलर मास डिफरेंट चीजें हैं, और जब मोलर मास का पता चलेगा तो गैस हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में से हम फिर पहचान भी सकते हैं कि गैस कौन सी है जब हमें उसके मोलर मास का पता चल जाए, ठीक। तो 7 एप्लीकेशन हमारे पास है, 5 बुक में मौजूद है, इन पे तो खामखा फोकस करेंगे, सही। अच्छा, तो नंबर फर्स्ट से स्टार्ट लेते हैं। वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी, एसटीपी पे क्या वैल्यू है, सही। तो शुरू से स्टार्ट लेते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो इस इक्वेशन में मास कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, मास नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब मास नजर नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, सॉरी, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे। अच्छा, हम R की वैल्यू STP पे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मास की जरूरत नहीं है, मैं मास की तरफ चला गया, ठीक है, इसके लिए सॉरी। अच्छा, R, तो सिंपल हमने R को एक साइड पे करना है, R एक साइड पे कर दिया, और PV बाय NT को दूसरे साइड पे कर दिया, सही है। तो पहले तो इक्वेशन को क्या करना है, रीअरेंज करना है। इक्वेशन रीअरेंज किया, PV बाय NT बना। तो प्रेशर कौन सा लगाएंगे, स्टैंडर्ड प्रेशर। टेम्परेचर कौन सा लगाएंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास क्या है, 0 सेंटीग्रेड है, जो कि 273 केल्विन के बराबर है। प्रेशर स्टैंडर्ड कौन सा है, 1 एटीएम, 1 एटीएम स्टैंडर्ड प्रेशर है। और स्टैंडर्ड मोल्स कितने हैं, स्टैंडर्ड मोल्स कितने हैं, 1 मोल, ठीक है, इसकी बात हो गई। तो 1 मोल स्टैंडर्ड मोल है। अब जब हमारे पास 1 मोल गैस हो और 1 एटीएम प्रेशर हो और 273 केल्विन हो, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है 22.4 डीएम क्यूब हो, क्योंकि वॉल्यूम तीनों पे डिपेंड करता है, कल हमने पढ़ लिया था, ठीक। अच्छा, 22.4 डीएम क्यूब हो। तो ये वैल्यू बस लगा ले किस चीज में, इस ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में ये वैल्यू लगा ले, पुट कर ले 1 एटीएम, ठीक, पी की जगह हो गया, 22.4 डीएम क्यूब वी की जगह हो गया, और 1 मोल और 273 केल्विन बाल तरतीब किस किस के साथ, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर के साथ हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आर का आ जाता है वो क्या आ जाता है, द आंसर ऑफ आर, the value of R in what हो, the value of R at STP, हमारे पास आंसर आ जाता है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब, ये डेसीमीटर क्यूब। एटीएम, एटीएम पहले लिख ले बाद में लिख ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ये सुन ले, जितनी भी आगे यूनिट्स है उसमें मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स खामखा आएगा, क्योंकि मोल का, मोल खुद यूनिट है किस चीज का, क्वांटिटी का, इसका अल्टरनेट यूनिट नहीं है, सही है, क्वांटिटी का। और केल्विन जो है वो किसका है, केल्विन की जगह सेंटीग्रेड लगा सकते हैं, लेकिन ये केल्विन ही लगाते हैं हम, सही। तो ये हमारे पास क्या, कौन सी वैल्यू है, आर की वैल्यू है एस टी पी पे। अब हमारे एफएससी बुक में लिखा है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.2 नंबर है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसमें ये पूछा है कि आर की वैल्यू बताइए डेसीमीटर क्यूब एमएम में, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, ठीक। तो ये आर की दूसरी वैल्यू है, ये आर की तीसरी वैल्यू है, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टार सेम चीज है। अच्छा, और आर, आर की वैल्यू किस चीज में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये उस प्रैक्टिस प्रॉब्लम के क्या है, आंसर्स है, ये उनके आंसर्स है, ठीक है। अच्छा, एक एप्लीकेशन हो गया, कौन सा, वैल्यू ऑफ आर एट बटो एस टी पी, ये जो आंसर है, ये एक आंसर हो गया किसका, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन क्या है, वैल्यू ऑफ आर इन एस आई यूनिट्स हो। तो इंटर सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक। तो हम 1 एटीएम लिखेंगे कि कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो इक्वेशन तो हमारे पास वही है, पी इक्वल टू एन आर टी।
अच्छा, जिसमें हमारे पास प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऊपर होता है उस इक्वेशन में, वॉल्यूम ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स नीचे, और क्या, टी भी नीचे है। सही। अच्छा, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर है हमारे पास 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मोल्स वन है स्टैंडर्ड। ठीक, तो वॉल्यूम कितना आता है, वॉल्यूम का एस आई यूनिट डिसीमीटर क्यूब नहीं है, ये डिराइव्ड यूनिट है। हमारे पास वॉल्यूम का जो एस आई यूनिट है वो मीटर क्यूब है, तो इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 1000 पे। जब इसको हम 1000 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो हम ये वैल्यू लगाएंगे, अब देखो जो ऑलरेडी मैंने पुट की है। ठीक है, तो हमारे पास आर का जो आंसर आ जाता है, आर का नेट आंसर हमारे पास एस आई यूनिट में आर का ये आ जाता है। ठीक है, 8.3143 न्यूटन मीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। न्यूटन एस आई यूनिट है, मीटर एस आई यूनिट है, मोल एस आई यूनिट है, केल्विन एस आई यूनिट है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आर चेंज होती है, ठीक, जब हम एटीएम से किस में चले जाए, एस आई यूनिट में चले जाए। सही है, और इसमें रिलेटेड बात में एंड में दोबारा बताऊंगा कि वैल्यू ऑफ आर चेंज होती है कि नहीं होती। सही। अच्छा, अब ये न्यूटन मीटर हमारे पास किसके बराबर है, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जाउल। न्यूटन और मीटर किस चीज के बराबर है, जाउल के बराबर है। तो ये जो लास्ट, अब इससे नीचे जो वैल्यू है, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जाउल। ठीक, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है, ये वाली, ये वैल्यू ऑफ आर ए, वैल्यू ऑफ आर है किस चीज में, इन यूनिट ऑफ एनर्जी। वैल्यू ऑफ आर इन यूनिट ऑफ एनर्जी, ये जॉल में है और ये कैलोरीज में है। किस चीज में है, कैलोरीज में है। जॉल को कैलोरी में चेंज करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे किस चीज पे, 4.418 पे डिवाइड करते हैं। तो जब हम 8.3143 को 4.18 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ये रेड वाला और ये रेड वाला, ये दोनों रेड लाइन जो है, ये आर की वैल्यू है इन यूनिट ऑफ व्हाट, एनर्जी। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के लिए हो गया कि आर की वैल्यू हम एनर्जी की यूनिट में भी लिख सकते हैं। जॉल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के अल्फाज में आर की ये वैल्यू भी है कैलोरीज में, और ये वैल्यू भी है जॉल में। नाउ कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ गैस। अब इसमें थोड़ा सा जो है अप्लाइड साइड डिस्कस करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं मतलब। तो मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस कहा तो लैब से थोड़ा निकल आते हैं, चलो ठीक है। लैब पे और केमिस्ट्री की बात हो जाती है, फिर इसको जनरलाइज करते हैं रूम में। ठीक है, तो आज हम ये कैलकुलेट करेंगे, आज आप लोग ये सीखेंगे कि आप लोग जिस रूम में बैठे हैं, ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हैं या आपके स्कूल का जो क्लासरूम है, कॉलेज का जो क्लासरूम है, उसमें कितनी गैस मौजूद होगी, ठीक है, उसका मास कितना होगा। तो ये भी आज आप लोग सीखेंगे, और ये कहाँ से, पी वी इक्वल टू एन आर टी से। सो इसको हम अप्लाई करेंगे। इसी तरह ह्यूमन लंग्स में भी, ह्यूमन लंग्स में भी हम जो है मास ऑफ गैस को डिटरमिन कर सकते हैं जब वो फुल एयर ले ले। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें हम दोबारा क्या, पी वी इक्वल टू एन आर टी पहले लिखेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें जो एन हमारे पास है, ये एन किसके बराबर है, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। तो ये उठा के, ये मास बाय मोलर मास उठा के कहाँ पे लगाना होगा, इस एन में लगाना होगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में चला जाता है, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसमें हमारे पास मास आ गया देखो, और इसमें हमारे पास मोलर मास भी आ गया। तो अगर मोलर मास की जरूरत आ गई तो हम इसी इक्वेशन का मोलर मास इधर से निकालेंगे, इस इक्वेशन से मोलर मास निकालेंगे। अब हमारा फोकस मास पे है, ठीक है, मास ऑफ गैस पे। तो ये हमारे पास मास किसके बराबर है, पी वी एम, एम मोलर मास है इधर, कैपिटल एम क्या है, मोलर मास, स्मॉल एम मास ऑफ गैस है, आर और टी।
तो आप लोगों को रूम से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब रूम ही से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको मोबाइल उठाने की ज़रूरत है जिसमें आप देख ले कि प्रेशर कितना है। वेदर पे चले जाए, वेदर में आप लोग देख ले, ठीक है। वेदर में नीचे लिखा होता है कि कितना प्रेशर है। आप लोग अपने रूम का लेंथ, विड्थ और हाइट मालूम करके मल्टीप्लाई कर ले, इससे वॉल्यूम आ जाएगा। उससे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम, ठीक है। और टेम्परेचर भी मोबाइल के वेदर क्लिक कर दे तो उधर टेम्परेचर का ऑप्शन आ जाता है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, सही। तो हमें क्या किस किस चीज की जरूरत है? और मोलर मास ऑफ एयर में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। वो ऑलमोस्ट 29 आता है, 29 ग्राम पर मोल आता है एयर का मोलर मास। क्योंकि एयर मिक्सचर है किस किस चीज का? एयर मिक्सचर है नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो दोनों के जो दरमियाना मोलर मास है उधर में से कहीं भी आएगा, उसके करीब आएगा जिसका परसेंटेज ज्यादा है। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है, सही। तो मोलर मास ऑफ एयर, ठीक। अगर रूम का कैलकुलेट करना है और अगर पेवर गैस का कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास फिर 32 लगाना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का तो इधर फिर मोलर मास 44 लगाना होगा। अमोनिया का तो फिर इधर 17 लगाना होगा। हमारे बुक में अमोनिया का एग्जाम्पल है, सही। अच्छा, तो स्टार्ट लेते हैं पहले बुक का एग्जाम्पल। तो बुक में हमारे पास क्या है? अगर 1 dm³ गैस हो, कितना टोटल गैस है? 1 dm³। वॉल्यूम का पता चला। आप लोगों को रूम का एग्जांपल बाद में करेंगे। 30 सेंटीग्रेड, तो इसको कन्वर्ट करना होगा कैपिटल टी में, ये स्मॉल टी है, इसको कैपिटल टी में कन्वर्ट करना है, सही। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं और हम इस इक्वेशन में क्या, इस इक्वेशन में जब हम क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं, ठीक। जो उन्होंने लिखा है वो प्रेशर कितना है? 1000 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। इधर जो उन्होंने लिखा है वही लिखेंगे, ठीक। तो हम चूंकि एस आई यूनिट यूज करते हैं तो इस 1000 को 760 पे डिवाइड करना होगा, जो जिससे क्या आंसर आता है? 1.316 एटीएम आंसर आता है। तो प्रेशर हम लगाएंगे 1 पॉइंट, क्या लगाएंगे? 1.316 लगाएंगे। इसी तरह वॉल्यूम भी लगाएंगे, ठीक, 1 dm³। और मोलर मास अमोनिया का लगाएंगे, अब एयर का नहीं लगाएंगे। अमोनिया का 17 है। और आर की वैल्यू लगाएंगे एस आई वैल्यू, ठीक है। क्योंकि ये एस आई सिस्टम है, देखो एटीएम है, एटीएम और dm³ है, तो हम एस आई यूनिट लगाएंगे। ये एहतियात आप लोगों ने करनी है कि आर की कौन सी वैल्यू पिक करनी है। तो आर की वही वैल्यू पिक करनी है जो जो आप लोगों को वॉल्यूम का यूनिट लगे, जो आप लोगों को टेम्परेचर प्रेशर का यूनिट लगे, एटीएम और dm³। तो हम आर का वो यूनिट लगाएंगे जिसमें dm³ और क्या हो? एटीएम हो, सही। तो हमारे पास 1 लीटर अमोनिया का मास, 1 लीटर अमोनिया का मास कितना आ जाता है? 0.911 ग्राम आ जाता है, जब प्रेशर कितना हो? 1000 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो और टेम्परेचर कितना हो? 30 सेंटीग्रेड, जो कि केल्विन में बराबर है किस चीज के? 303 केल्विन के, ठीक है। तो अब रूम की तरफ आ जाइए। देखो, एवरेज मोलर मास एयर का क्या है? एयर का 1 मोल जब हम ले ले, क्या मतलब 1 मोल? 6.02 10⁻23 एयर के जब मॉलिक्यूल्स देते हैं तो उसका मास 28 पॉइंट समथिंग आता है, 28.9 आता है, जो कि मैंने ना 29 लगाया है, ठीक है। तो हम इधर क्या यूज करेंगे? इधर लेट सपोज ये रूम है, देखो मैंने रूम का स्ट्रक्चर भी ट्राई की है कि मैं ये, तो हम इधर मोलर मास ये लगाएंगे 29 या 28.9। वॉल्यूम भी हम लगाएंगे, ठीक। नॉर्मल जो रूम होता है वो 4x4x3 होता है, 4 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर होता है, सही। बड़े बड़े रूम जो होते हैं थोड़े से। अच्छा, तो 4 4 अब हम वॉल्यूम की बारी है ना, अब वॉल्यूम की बारी है कि रूम का वॉल्यूम कितना है। तो 4 लेंथ है, 4 लेट सपोज हाइट है और 3 मीटर विड्थ है। तो 4 4 16 16 3 48 मीटर क्यूब। 48 मीटर क्यूब कितने dm³ के बराबर है? 48,000 dm³ के बराबर है। प्रेशर लेट सपोज मोबाइल पे लिखा है कि 1 atm है, सही है। तो हम 1 atm लगाएंगे इधर, 1 atm। वॉल्यूम हम लगाएंगे 48,000 dm³। मास कितना लगाएंगे?
एयर का मास क्या है 28.9 ग्राम पर मोल है। ये नाइट्रोजन के करीब इसलिए आता है क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है एयर में। ठीक है, मोलर मास उस आइसोटोप के करीब आता है, अगर आप आइसोटोप की बात कर ले, जिसका एबंडेंस ज्यादा होता है। सही है। अच्छा, तो ये 28.9 हो गया। आर की वैल्यू एस आई लगानी है, एस टी पी वाई लगानी है। और रूम टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मैंने लिखा है 298 केल्विन, 298 केल्विन। ठीक है, आप लोग 10 डिग्री सी भी लगा सकते हैं, 10 डिग्री सी 283 आएगा फिर। तो इधर से जो हमारे पास आंसर आ जाता है रूम का, उसमें कितने, जब ये वाला रूम हो मतलब 4x4x3 और 25 डिग्री सी क्या हो टेम्परेचर हो, तो 56.2 किलोग्राम एयर इसमें आ जाता है। कितने, 56.2 किलोग्राम, जो कि 56,200 ग्राम बनता है ऑलमोस्ट। अब इसका प्रूफ क्या है, मतलब ये कैलकुलेशन ठीक है कि गलत है। तो हमारे पास नॉर्मली 1 लीटर एयर का जो वेट होता है वो 1.2 ग्राम होता है, 1.2 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, हम ये कितने लीटर है, ये 48,000 लीटर है। 48,000 लीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ हो, 1.2 के साथ, जिससे 57,000 आंसर आता है। 57,000 क्या, ग्राम। तो 57,000 ग्राम 57 केजी के बराबर है। इसका मतलब है हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल तकरीबन मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने घर के खाली रूम का, मतलब खाली ना हो, कंसिडर करें कि खाली है, उसका आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस रूम में कितना कितना क्या मौजूद है, एयर मौजूद है। इसी तरह हम लंग्स के साइज, लंग्स का जो नॉर्मल साइज होता है एडल्ट में वो तकरीबन 6 लीटर होता है। ठीक है, तो उस 6 लीटर में कितना मैक्सिमम एयर आ सकता है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह पूरी दुनिया में एयर का कितना मास है, तो पूरी दुनिया के वॉल्यूम जो है और टेम्परेचर और प्रेशर एवरेज वो चीज़ें निकालनी है। इसी तरह ये कैलकुलेशन से आते हैं सारे, पी वी इक्वल टू एन आर डी की वो एप्लीकेशन है। अब क्या है, डेंसिटी ऑफ वाट हो, डेंसिटी एंड मोलर मास। ठीक है, ऑफ आइडियल गैस, तो डेंसिटी पे फोकस करते हैं, हमारी बुक में डेंसिटी मौजूद है। अच्छा, इस इक्वेशन को हमने इधर तक रीअरेंज तो किया था, इधर तक हमने रीअरेंज किया था। सही, अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो वॉल्यूम है ये नीचे ले आए, इधर ये वॉल्यूम इधर ले आए, तो वॉल्यूम हमने मास की नीचे लिखा, मास की नीचे ले आए, देखो मास बाय वॉल्यूम। और ये जो मोलर मास है उधर ले जाए। ठीक, तो इसको एक्सचेंज कहते हैं, मतलब हमने वॉल्यूम को मोलर मास के साथ एक्सचेंज किया। तो पीएम इज इक्वल टू आर टी एन टू एम बाई वी, मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी है, एम बाई वी क्या है, डेंसिटी है। तो अब हम ये डी लगाएंगे किसकी जगह, ये डी लगाएंगे एम बाई वी की जगह। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनता है, ये नीचे वाला इक्वेशन आ जाता है। इसको रीअरेंज करने से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, देखो ये डेंसिटी अपनी जगह पे, ये आर और टी नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और ये इस बात का प्रूफ है कि जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, और प्रेशर इंक्रीज करने पे डेंसिटी इंक्रीज होती है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डेंसिटी डिक्रीज होती है। सही है, तो ये इसका प्रूफ है। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, कंसंट्रेशन आइडियल गैस की क्या है, तो अब दोबारा उस इक्वेशन से स्टार्ट लेते हैं, पी वी इक्वल टू वट हो, एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब, ये कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, ये हमारे पास कंसंट्रेशन की डिफिनीशन है। तो नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम एन बाई वी, अभी हमने एम बाई वी लिखा था, एम ऊपर इक्वेशन है, हमने मास बाई वॉल्यूम लिखा था, अब हम नंबर ऑफ मोल लिखेंगे। तो देखो अब इस इक्वेशन का जो वॉल्यूम है वो इस साइड पे ले आए, तो हमारे पास क्या बनेगा, एन बाई वी बन गया, एन बाई वी, एन बाई वी कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन को हम नॉर्मली सी से शो करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन सी से नॉर्मली शो करते हैं, उसमें फिर मोलरिटी है, मोलिलिटी है। ठीक है, वो फिर अलग अलग जो है उसके लिए अलग अलग लेटर यूज करते हैं, लेकिन जनरल कंसंट्रेशन हम सी से शो करते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, एन बाई वी इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास ये पूरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये इक्वेशन हमारे पास बनेगा P इज इक्वल टू सी आर टी।
तो कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू P बाय RT। तो जब हमें प्रेशर का पता हो और टेम्परेचर का पता हो, अगर हमें टेम्परेचर और प्रेशर नोन हो तो R तो वैसे भी नोन है, ठीक, R तो ठीक है, गैस कांस्टेंट है, तो हम क्या डिटरमिन कर सकते हैं? कंसंट्रेशन डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बाकी चीजें रह गई, मोलर मास तो मोलर मास इधर से भी डिराइव कर सकते हैं। देखो, अगर डेंसिटी गैस की गिवन है, मोलर मास के लिए सुन ले, अगर डेंसिटी गैस की गिवन है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू आर इनटू टी बाय व्हाट ऑफ आर इनटू टी बाय पी, सही है। और अगर हमारे पास मास ऑफ गैस गिवन है, क्या गिवन है? मास और वॉल्यूम, तो फिर ये फार्मूला यूज करेंगे, किसके लिए? ठीक है, फिर ये फार्मूला यूज कर ले, अगर मास भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है तो फिर ये फार्मूला यूज करेंगे मोलर मास के लिए। और मोलर मास को एक दफा फाइंड आउट किया तो हम ये, अगर एक गैस का मोलर मास 16 आ गया तो ऑप्शन में अगर मीथेन मौजूद है वो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन की बात भी हो गई। अगर मोलर मास 44 आ गया, ठीक, या उसके करीब करीब आ गया तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेलेक्ट करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। थैंक यू।